तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, आज की वीडियो में मैंने जैसे कि सुबह में एक पोस्ट शेयर की थी। वहाँ पे मैंने 5 या 6 बिजनेस के नेम्स लिखे थे। सभी के सभी कंपनियां जो है आपकी डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। उसमें एक आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सभी को मिला के हम लोग इस वीडियो में एक शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज हमने सारे के सारे बिजनेस को पहले ही क्वार्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आप उनको वहाँ से एक पर्सपेक्टिव ले सकते हो। तो इस वीडियो में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसजी फिनसर्व, फीडबैक फाइनेंसिस का भी कॉन कॉल मैंने देखा है, उसका एक शॉर्ट में 1 या 2 मिनट बात करेंगे उसके ऊपर। पूना वाला फिनकॉर्प, पिरामल फाइनेंस और जियो फाइनेंस, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, ये सभी आप बैंक्स और एनबीएफसी को देखते हो ना, सभी काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब सब लोग अलग अलग तरह से तरीके से काम कर रहे हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो आपका मान लीजिए अनसिक्योर्ड बुक से सिक्योर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प है वो, जो कि पूरा आपका एजेंटिक एआई वगैरह का यूज करते हैं। सिमिलरली आपका जियो फाइनेंस बैंक जो है, वो आपका जियो की पूरी जो ऐप है, ब्लैक रॉक के साथ उनका और जो बजाज अलायंस के साथ उनका जो पार्टनरशिप है, उसके बाद वो लोग एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं। फेड बैंक फाइनेंसिस है, उसी केस में क्या हो रहा है, उनका पहले शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स की तरफ काफी दिक्कतें आ रही थी। वहां से कैसे वो लोग पूरा FY 27 को एक तरह से मान लीजिए अपना धीरे धीरे ऑपरेटिंग लेवरेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका वो कुछ केस हो गया। एसजी फिंसर का जो केस है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना हम लोग कि भाई वो एक गोल्डी लॉक जोन जोन के अंदर है। मतलब उनकी जो जितनी भी AUM का एक्सपांसन होना है आपका, वो आपका कैसे विदाउट रेजिंग फर्दर कैपिटल यहाँ से 1 या 1.5 साल के लिए हो सकता है। तो उसका वैसा कुछ केस है। तो और बाकी इस तरह से सभी को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे शुरुआत में जैसे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, चलिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो देखिए, अब इसको मैंने लास्ट क्वार्टर में एक डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब आप इस बैंक को देखोगे ना, मतलब बेसिकली ये जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है, तो पहले तो आपको इस बिजनेस से ये समझना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है ना, ये बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है। तो यहाँ जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड होता है, ये आपका एज अ होल्डिंग कंपनी की तरह ट्रीट होता है। जिसके अंदर आपकी जो जियो की क्रेडिट आर्म है वो बिलोंग करती है। फिर आपका जो इंश्योरेंस पूरा वाला जो वर्टिकल है वो ट्रीट करता है। फिर आपका जो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड वाली सर्विसेज होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप होते हैं ना, आप मार्केट से कोई सामान वगैरह परचेस करते हो, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन नहीं दिखे, तो वो जो आपकी पेमेंट सॉल्यूशंस होता है, वो वाली सर्विस वहाँ पे काम करती है। फिर जो आपकी पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, जैसे आपका मानिए ना, जितने छोटे छोटे एसएमई के विक्रेता दुकानदार वगैरह होते हैं, उनके जगह पे यूज होता है। फिर आपकी वैसे ही समझेंगे आप, इस तरह की पूरी इनकी पूरी बिजनेस वर्टिकल है। तो जो आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, वो आपका पूरा का पूरा मान लीजिए एक तरह से होल्डिंग कंपनी की तरह से ट्रीट होता है। अब इसके अंदर जितनी भी ये अलग अलग कंपनियां हैं ना, सभी एक तरह से इंक्यूबेट हो रही हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे, इनका जो जियो क्रेडिट वाला आर्म है, वो एक तरह से मान लीजिए मैच्योर हो चुका है। अगर आप उसका लोन बुक देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 25,000 करोड़ के आसपास उसका लोन बुक है। तो वो लोग उसको काफी तेजी से ग्रो करने की बात करते हैं, और बाकी सभी वर्टिकल सभी छोटे स्केल पे हैं। तो जैसे अगर आप पेमेंट सॉल्यूशंस और पेमेंट बैंक वाला वर्टिकल देखोगे ना, ये आपका मान लीजिए धीरे धीरे अभी, जैसे जियो क्रेडिट है, उसको ये लोग स्केल कर रहे हैं। अभी जो पेमेंट और फिनांस प्लेटफॉर्म वाला जियो पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट सॉल्यूशन वाला वर्टिकल है ना, ये आपका मान लीजिए धीरे धीरे अभी स्केल अप हो रहा है। जो क्रेडिट वाला आर्म है वो आपका एक तरह से मैच्योर हो चुका है, और जो बाकी जितने भी आपकी इनकी इंश्योरेंस हो गया है, फिर जो AMC वाला बिजनेस है इनका, ये सभी अभी धीरे धीरे एज अ नेशनल स्टेज पे है। उनको ये लोग इंक्यूबेट कर रहे हैं। जैसे हमने कल ही बात किया था ना, वो एंजल वन या फिर जो मान लीजिए आपको ग्रो वाले प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे वो लोग भी अपना पूरा AMC वाला वर्टिकल को इंक्यूबेट कर रहे हैं। तो ऐसे वैसे ही जियो फाइनेंस भी है, यहाँ पे पूरा इंक्यूबेट कर रहा है। तो ये तो पूरा बिजनेस के बारे में हो गया। अगर आप बिजनेस के नंबर्स देखोगे ना, तो आपको नंबर्स काफी अच्छे लगेंगे। ऑल्दो इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है वो बढ़ रहा है, बिकॉज आप देखिए ना, कई सारे ये लोग जो इनके प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उसको इंक्यूबेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट लगती है। बट हैविंग सेड दैट, इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। क्योंकि क्या होता है ना, इनका जो पूरा बैलेंस शीट जब आप देखते हो, तो वहाँ पे जो रिजर्व होता है, मतलब मान लीजिए जो पैसा इनके पास इनके प्रोमोटर ग्रुप से आया हुआ है, वो लगभग मान लीजिए 1.2 या 1.3 लाख करोड़ के आसपास है। तो उससे क्या होती है, आपको इस बिजनेस के अंदर एक बहुत लार्ज चंक ऑफ जो पैसा है ना, वो आपका डिविडेंड इनकम के रूप में मिलता है। तो अभी देखिए, ये आपको इस तरह से एक चीज लग सकता है कि इससे पूरे बिजनेस के लिए काफी फायदा है। फायदा किस सेंस में है? फायदा इस सेंस में है कि इस बिजनेस को क्या होता है कि कल को मान लीजिए मार्केट में कोई रिस्क वगैरह आते हैं, तो इस बिजनेस को जो बेसिकली जो इनकी बैलेंस शीट है ना, वो काफी स्ट्रेंथेंड है। तो उसको कोई भी रिस्क होगा उसको टैकल करने का काफी अच्छा पूरा तरीका मिलता है एक तरह से बैलेंस शीट के अंदर। और कोई भी चीज एक्सपांड करनी होती है, तो वहां पे कभी लिक्विडिटी का प्रेशर नहीं आने वाला है। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया बिजनेस को लेके। अब इसी से ये इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो देखिए, आप ये देख रहे हो कि इस कंपनी का जो क्रेडिट क्रेडिट वाला आर्म है, वो लगभग 25,000 करोड़ का है। उसके ऊपर अगर आप देखते हो ना, अगर आप इस कंपनी को देखोगे, तो इनका जो प्राइस बाय बुक अभी इस कंपनी को मिलता है, वो लगभग 1 के आसपास मिलता है। जनरली अगर आप देखोगे ना, जितनी भी आपकी होल्डिंग कंपनीज होती है, सबको प्राइस पे बुक लगभग इतना ही मिलता है। अब ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, अगर आपने जियो फाइनेंस को अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का, मतलब अगर आप ROE निकालने की कोशिश करोगे, तो आप पाओगे कि एकदम लो सिंगल डिजिट के अंदर है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए ना, कंपनी के पास जो इनका बैलेंस शीट है, वहाँ पे जो रिजर्व का क्वांटम है, वो इतना ज्यादा है कि कल को आपका जो भी नेट प्रॉफिट होता है, उसका जो प्रॉफिट्स आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, वो आपकी पूरी नेटवर्थ को उतना इंपैक्ट कर ही नहीं पाता है। तो इस कंपनी को क्या है ना, डिस्पाइट चाहे ये लोग कितने तेजी से ग्रो कर ले, यहाँ से अपने पैट को 2x 3x या 4x भी कर दे,
तो वो हार्डली इनका जो बुक है उसको उतना इम्पैक्ट कर नहीं पाएगा, तो मार्केट को वहां से इसका जो रीरेटिंग पोटेंशियल है वो आपको मिलेगा नहीं। तो ये जो कंपनी है, जब इसके जो भी इनके कॉन कॉल में जो बातें करते हैं, वहां पे कंपनी खुद ही अपना मैंडेट कहता है कि इनको जो मैंडेट मिला हुआ है इस पूरी होल्डिंग कंपनी को, कि जितने भी ये इनके बेसिकली मान लीजिए आपके जितने भी ये आर्म्स है, अलग अलग जो बिजनेस है, इन सभी को इंक्यूबेट करना और इनको बढ़ाना। तो फ्यूचर में क्या पता, देखते हैं ये कंपनियां जो है इनके जो भी आर्म्स है, अगर वो इंडिपेंडेंटली डीमर्ज होते हैं या फिर डीलिस्ट होते हैं, तो आपको दिखता है कि हर वर्टिकल के अंदर आपको फर्दर ग्रोथ की पोटेंशियल दिखती है। बट एज अ होल्डिंग कंपनी यहाँ पे आपको एज एन इन्वेस्टर उतना बहुत ज़्यादा री रेटिंग का पोटेंशियल दिखता नहीं है। इसको अगर आपको समझना है तो इसको मैंने एक और छोटी सी प्रोजेक्शन की है, उसके बेस पे आप इसको और एक अलग पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। तो देखिए, अगर आपको देखना है ना, तो इस कंपनी को देखिए, अगर आप जियो क्रेडिट कैपिटल देखोगे, उसका अगर आप पूरा नेटवर्क देखोगे ना, वो कितना है, वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास नेटवर्क है। लेकिन जितने भी इनके पास रिजर्व वगैरह है, अगर आप उसको जोड़ देते हो, तो वो आप देखेंगे लगभग मान लीजिए इसका कितना हो गया, लगभग 10x, लगभग इवन 20-25x के आसपास है। तो कहने का मतलब क्या है, लगभग 97-98% जो इनकी पूरी नेटवर्थ है, वो आपका ट्रेजरी हो गया, होल्डिंग कंपनी है, वहां से आता है। तो कंपनी के पास देख रहे हो ना, एक तरह से मान लीजिए ओवर कैपिटलाइज बैलेंस शीट हो गई। उसी का रिजल्ट आप देखते हो, इनका जो आरओई प्रोफाइल है, अगर आप कंसोलिडेटेड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आरओई देखोगे, वो लगभग 1% पे आता है। वहीं अगर आप इनका जो लेंडिंग आर्म है, जो सिर्फ इनका क्रेडिट आर्म है, अगर आप उसका सिर्फ अगर आप उसका आरओई देखोगे ना, तो वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो वाला जो वर्टिकल है, ये लोग काफी तेजी से उसको एक्सपांड कर रहे हैं। तो वहां पे जो आपको आरओई मिलता है वो लगभग 7.8% मिलता है। अब देखिए, ये दिक्कत क्यों बन जाती है कि बिकॉज जब आप इस साइज के बाकी एनबीएफसी को देखते हो ना, जैसे आपका चोलामंगलम हो गया या फिर जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, इस तरह की कंपनी को देखोगे, तो वो लोग एक लोअर नेटवर्थ, मतलब बेसिकली लोअर बैलेंस शीट के अंदर मच हायर प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उससे क्या होता है, उस कंपनियों को प्राइस पे बुक जो होता है वो आपको हायर मिलता है। तो इसी कारण अगर आप देखोगे ना, तो जियो फाइनेंस जो है एज अ कंपनी काफी अच्छी है, बिकॉज ये देखोगे आप पूरे इंडियन मार्केट जो है वहाँ पे बाकी कंपनियों के लिए काफी कॉम्पिटिशन पैदा करता है, पूरे सेक्टर को डिस्टर्ब करने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से अगर आप उसको सोच रहे हो कि इसको मान लीजिए 2 का प्राइस पे बुक मिलता है, 3 का प्राइस पे बुक मिलता है, तो वो काफी डिफिकल्ट होता है। वो ऐसा क्यों है, बिकॉज आप सिंपल से सोचिए ना, अगर ये कंपनी है, ये कंपनी का जो अगर आप मार्केट कैप देखोगे अभी, तो लगभग आप मान लीजिए लगभग 1.2-1.3 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप होगा। अगर इस कंपनी को यहाँ से 2 का प्राइस पे बुक मिलता है, तो आप पाओगे ये कंपनी का मार्केट कैप यहाँ से डबल हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको दिखता है। तो उसी चीज़ को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जैसे अगर आप इस कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, इस कंपनी को यहाँ से ग्रो करना है, तो देखते हैं इनका इनको अपने लिवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि जितने भी इनके पीयर्स हैं जो इस साइज की हैं, तो वो देखते हो आप, उनका आप लिवरेज देखोगे, वो आपका 5x 7x इस तरह का लिवरेज होता है। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, इस तरह की कंपनियों का लिवरेज आपको इस रेट में मिलेगा। अगर वही लेवरेज आपका जियो फाइनेंस लेके आता है, तो आप सोचिए ये कंपनी कितनी भी एग्रेसिव वे में ग्रो करती है, तो उससे क्या होगा, उससे जो इनका पूरा डेप्थ वगैरह है, उसकी जो साइज है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो उसी कारण आपको दिखता है ये जो कंपनी है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उतना आपको इंटरेस्टिंग दिखता नहीं है। बाकी कंपनी अच्छा कर रहा है, और अपने पूरे सेक्टर के अंदर एक नया एज अ प्लेयर काफी तेजी से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी इतना सारा जो कस्टमर्स है, जो आपके जियो की एप्स वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हैं, उसका डेटा है, तो उसको लेवरेज कर रहे हैं एक तरह से। तो ये पूरा जियो फाइनेंस के बारे में हो गया, चलिए इसको यहीं पे रखते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड फाइनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पिरामिड फाइनेंस को हमने लास्ट क्वार्टर में जो भी हम लोग 3 या 4 वीडियोस किए थे, वहाँ पे हमने काफी डिटेल में सभी एनबीएफसीज को डिस्कस किया था। तो देखिए, पिरामिड फाइनेंस कर क्या रहा है, पहले इनका जो भी वो बिजनेस लोन्स वगैरह होते थे, उनको ये लोग घटा रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर जो किया था, वहां पे आप देखोगे इनका 5% आई थिंक पूरा जो लोन बुक था, वो आपका बिजनेस लोन्स की तरफ से आ रहा था, उसके ये लोग फर्दर घटाए जा रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे इनके बैलेंस शीट पे लगभग 2% इनका बिजनेस लोन से आता है। बाकी इनका जो भी अलग अलग वर्टिकल है, मॉर्टेज लोन्स हो गया, गोल्ड लोन्स हो गए, इस तरह की चीजें देते हैं। तो उससे हो क्या रहा है, उससे क्या हो रहा है, इनकी जो बैलेंस शीट है उसकी एक तो डी लेवरेजिंग हो रही है, उससे आपको पैट पे काफी तेजी से बूस्ट मिलता है। तो उसी कारण कंपनी जो अपना पूरा, अगर आप पूरा इनका लास्ट ईयर देखोगे, तो लगभग 1,500 करोड़ के पैट पे इन्होंने पूरे साल को एंड किया था। वहां से ये कंपनी कहता है कि FY 2027 के अंदर लगभग हम लोग 50% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो आपको दिखता है कि 1,500 पे 50% का पैट अगर आप ग्रोथ ग्रोथ रेट निकालोगे, तो लगभग 750 करोड़ आता है। तो 2,200 से 2,300 करोड़ के बीच में ये लोग अपने ग्रोथ करने की बात करते हैं। अब देखिए, इनका ये लोग अपने एयूएम को 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है इनका ग्रोथ एयूएम, एक होता है इनका कंसोलिडेटेड एयूएम। कंसोलिडेटेड एयूएम में क्या होता है, जो आप उसकी जो बिजनेस लोन्स है उसको घटा देते हो। तो ग्रोथ एयूएम जो है वो आपको देखोगे काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप बताऊं, उनका जो गाइडेंस है लगभग 30% पे अपने ग्रोथ एयूएम को बढ़ाने की बात करते हैं। और जो बिजनेस अगर आप कंसोल बेसिस में लेके चलोगे ना, तो वहां पे लगभग ये लोग 25% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो कंपनी देखोगे, अब कंपनी के केस में क्या हो रहा है, इनको धीरे धीरे आप देखोगे रेटिंग अपग्रेड्स मिल रहे हैं, तो उससे इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रहा है, यील्ड है वो आपका बढ़ रहा है, बिकॉज इनकी जो डिसबर्समेंट यील्ड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेट कंसोलिडेटेड एयूएम यील्ड। तो आप देख रहे हो कि बिजनेस का जो डायरेक्शन है ना, वो आपको अच्छा दिखता है। उसके कारण नेट क्या हो रहा है, इनका जो आरओए प्रोफाइल है, बिकॉज काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो आरओए प्रोफाइल बढ़ रहा है, इनका ओपेक्स टू एयूएम घट रहा है। सिंस ये लोग मतलब मान लीजिए सिक्योर्ड बुक की तरफ है, तो आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी आपकी स्टेबलाइज हो गई है। इन सभी का जो रिजल्ट मिलता है, आपको जो निम है,
निम निम का एक्सपांसन हो रहा है, तो कंपनी अपने हर वर्टिकल की तरफ आगे ही अच्छे से बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी है, बैलेंस शीट की डीलेवरेजिंग हो रही है, तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज हर तरह से काफी अच्छे से मिल रहा है। तो पिरामल फाइनेंस अगर आप देखोगे तो एक, अगर आप देखते हो ना, अगर आप इस कंपनी को देखते हो तो इसका प्राइस पे बुक कितना है, जैसे अभी देखोगे जब से इसका आईपीओ मतलब लिस्ट हुए हैं कंपनी, ऑलरेडी काफी रेटिंग हो चुकी है, लगभग 60-70% पे इनकी रेटिंग हो गई है, बट उसके बाद भी अगर आप इनका आज भी प्राइस में बुक देखोगे ना, लगभग 1.1 या 1.5 के बीच में है। तो उससे अगर आप फॉरवर्ड प्राइस में बुक निकालोगे तो अगेन आपको दिखता है कि ये बिजनेस जो है काफी अच्छे मोमेंटम में यहाँ से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप इसी कंटेक्स्ट में इस कंपनी का अगर मैं आपको कुछ नंबर्स वगैरह दिखाऊं, तो यू विल कनेक्ट द डॉट्स। सो आप इस तरह से देख सकते हो, इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो आपका घट रहा है कंटिन्यूअसली। अब इनका जो अगर आप ग्रोथ एयूएम है ना, वो आप देखोगे जैसे इस क्वार्टर में लगभग 32% पे ग्रो किए हैं, और इस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी चीज़ों का जो रिजल्ट है, इनका जो पैट है, सिंस ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इनको, तो आपको लगभग 67% में इनका पैट ग्रोथ आपको होता हुआ दिखता है। फाइनली अगर आप देखोगे इनका जो लेगेसी एयूएम बुक है वो आपका लगभग 2% पे आ गया है। अब एक और चीज आप देख सकते हो, इनका जो निम है, जो कंसोल निम है, वो आपका ग्रोथ निम है, उसके आसपास दोनों चीज कन्वर्ज कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या, ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इनका जो पुराना बुक है वो आपका खत्म हो चुका है ना, तभी इनका जो नया वाला निम है वो एक तरह से कंसोल निम की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी इनकी कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग भी कम हो रही है और इनका जो ओपेक्स रेशियो है वो भी कम हो रहा है। तो हर पैरामीटर पे देखेंगे कंपनी काफी अच्छा कर रहा है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है ना इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, जब हम लोग बाकी मान लीजिए हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज को हम लोग और डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, जैसे आपकी वो इंडिया शेल्टर हो गई या फिर जो होम फर्स्ट वगैरह वगैरह है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पे हम लोग एक चीज पाएंगे कि जितना भी, जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि जो एआई वगैरह के कारण पूरा आईटी का स्लोडाउन दिख रहा है, तो कुछ कंपनियों ने इस कॉन कॉल में क्या है ना, ऐसी बात किया है कि एक छोटा सा स्ट्रेस पॉइंट दिख रहा है, मतलब 30+ डीपीडी जो है उसमें थोड़ी सी स्ट्रेस दिख रही है। स्ट्रेस कहाँ पे दिख रही है, आपको सिक्योर्ड बुक की तरफ दिख रही है। जनरली क्या होता है, अभी देखते हो ना कि जो जो आपका सिक्योर्ड वाला बुक है वहां पे उतना स्ट्रेस होता नहीं है। स्ट्रेस किस तरह का है, कहने का मतलब क्या, लोग बाउंस रेट बढ़ रहा है, कहने का मतलब हुआ कि लोग अपनी ईएमआई को मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़, अब ये चीज़ इन्होंने पिरामिड फाइनेंस ने कहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस जो आपके होम फर्स्ट होगा, इंडिया सेल्टर होगा, उससे भी पूछे जाएंगे। तो द थिंग इज ना कि एआई स्लोडाउन के कारण जो आईटी लेऑफ्स वगैरह की बात है, उस कारण कंपनियों को अपने ये जो सिक्योर्ड बुक है, जैसे मान लीजिए हाउसिंग के हो गए या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, इस तरह की जो बुक है वहां पे कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स दिख रहे हैं। ऑल्दो पिरामिड फाइनेंस ने ऐसा कुछ मेजर कंसर्न नहीं बताया है, अगेन वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो वहां पे हमें देखना है। तो उस पैरामीटर को अगर आप रख देते हो, उसके उसके अलावा कंपनी हर पैरामीटर पे अच्छा कर रहा है। तो ये पूरा फिनोमिनल फाइनेंस का है। अगेन इसकी भी जो अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है अभी भी। और एक बहुत ही यहाँ से अगर आप इनका पूरा जो कंपनी है ना, अगर आप इनका आरओई प्रोफाइल भी देखोगे ना, तो आप पाओगे कि कंपनी के पास अपने आरओई को यहाँ से फर्दर इंप्रूव करने के बहुत सारे लीवर्स हैं। बिकॉज हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, कंपनी ने कुछ आई थिंक कैपिटल रेज वगैरह करने की भी कुछ बात की है। टीयर 1 कैपिटल रेज करेंगे, अगेन वो एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन है, अभी तक वो कैपिटल रेज नहीं किया गया है। तो देखिए आप, ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए यहीं पे पिरामल फाइनेंस को पॉज करते हैं, इनका वैल्यूएशंस भी काफी डिसेंट है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी। चलिए, तो उस पर जाने से पहले पहले हम लोग फेड बैंक फाइनेंसेस को थोड़ी सी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फेड बैंक फाइनेंसेस जो है ना, उनकी पहले बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। मैंने लास्ट क्वार्टर में उसको आई थिंक पूना वाला के साथ डिस्कस किया है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो उस कंपनी के केस में भी सभी चीज़ें अच्छी हो रही है। दिक्कत क्या हो रहा है, कुछ कुछ पैरामीटर पे आप देखोगे उस कंपनी के यील्ड वगैरह में कमी दिख रही है। यील्ड में कमी क्यों दिख रही है, बिकॉज आप देखते हो ना, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड की प्राइसेस कम होती है, तो वहाँ पे जो एलटीवी वैल्यू है उन सभी चीज़ों के कारण कुछ यील्ड वगैरह में कंप्रेशन उनको दिख रहा है। बाकी कंपनी सब कुछ अच्छा कर रहा है, अपने ब्रांच एक्सपांसन के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज उस कंपनी में भी आपको धीरे धीरे मिलता हुआ दिखता है। बट अगेन उस कंपनी को अगर आप देखोगे ना, उसका जो प्राइस पे बुक है वो आपका 2 सवा 2 के आसपास है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए ना, आपकी जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, सभी कंपनियां, जैसे इंडिया सेल्टर हो गया वो भी 30% पे ग्रो कर रहा है। केपरी ग्लोबल है, उसका भी लगभग 2.5 के आसपास प्राइस पे बुक, या 3 के अभी रेटिंग हो गई है, तो 3 सवा 3 के आसपास उसका प्राइस पे बुक मिल गया होगा। फिर जैसे अभी हम लोग जैसे पिरामल फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हैं, फिर जो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो उससे बेटर वे में ग्रो कर रही है। तो आप उस कंटेक्स्ट में देखिए, बाकी फेड बैंक फाइनेंस जो है, जैसे जैसे उनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट होगा तो उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। तो अगर आप एक इन जनरल पूरे भी फाइनेंशियल सेक्टर को देखोगे ना, तो यहाँ पे इवन बैंक्स के अंदर भी जो आपकी ये डाइवर्सिफाइड लेंडर्स वगैरह हो गए, उन सभी के अंदर भी जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, उन सभी के अंदर भी आप देख रहे हो कि सभी कंपनियां, कुछ कुछ कंपनियों की जब आप कॉन्कॉल सुनोगे ना, तो आप ये पाओगे कि कंपनियां कहती हैं, जैसे आई थिंक मैंने आरबीएल का देख रहा था या फिर किसी और कंपनी का देख रहा था, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे बात करती है कि आवर एसेट क्वालिटी इज डिकेडल लो। कहने का मतलब क्या है, जो इनके मतलब ये जीएनपीएस वगैरह होते हैं, एनपीएस वगैरह होते हैं, वो मतलब डिकेड में लो चल रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि पूरे जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नेम है। सभी कंपनियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। जैसे अगर आप फेडरल बैंक को भी देखोगे, तो सबके नंबर्स आप देखेंगे, किसी भी बैंकों में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। तो उस कंटेक्स्ट में आप देखिए, जैसे अगर आप अभी हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी डिस्कस करेंगे आगे, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हो उनका जो फ्रॉड वगैरह वाला इशू हुआ था। तो वो सारी चीज़ों के कारण कंपनी की वहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने की बात है, वो लोग भी अपना आरओए को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे टेलविंड्स है पूरे सेक्टर के अंदर, तो आप इसको, काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर है, इसको आप अच्छे से ट्रैक करते रहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट कंपनी में अगर आप देखोगे ना, एसजी फिनसर्व को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एसजी फिनसर्व अगर आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो देखिए, इसको हमने लास्ट आई थिंक 2 क्वार्टर्स, 2 या 3 क्वार्टर्स में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो दिक्कतें थी उन चीज़ों को अभी मैं भूल जाना है, बिकॉज वो चीज़ें पास्ट की हो गई हैं। उसके बाद कंपनी अपने जो लास्ट क्वार्टर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे कैसे उसके टर्न अराउंड के बारे में बात किया था। तो देख रहे हो कि कंपनी जो भी इनका दिक्कतें थी उन सभी चीज़ों को भूल चुके हैं। जो इन्होंने पहले, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो FY 27 है वहाँ पे जो अपना गाइडेंस देते हैं, लगभग 5,000 से 5,500 करोड़ के बीच में AUM करने की बात करते हैं। लगभग 4,500 पे इनका Q1 का AUM आया है। इनका जो कॉस्ट वगैरह है वो कम हो रहा है, बिकॉज ये लोग पूरा मान लीजिए आपका ये ऐप फोकस्ड लैंडिंग करते हैं ना। APL अपोलो ग्रुप की कंपनी है। आप देखोगे लगभग 2/3 ऑफ जो इनका पूरा AUM है, वो आपका ये जो फैक्टरिंग होता है, ट्रेड्स वगैरह होते हैं, मतलब जो आपकी ये होती है ना एंकर के साथ मिलके जो ट्राई पार्टियट एग्रीमेंट बनता है, जो इनके डीलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनको फिनांस करते हैं। और जो एंकर कौन होता है, जैसे आपका हल्दीराम भुजिया, ये कंपनी हो गई, बेक्टर फूड्स हो गए, इस तरह की कंपनियां होती है, वो आपका एंकर होता है। तो उस तरह के एक यूनिक बिजनेस मॉडल की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब उस कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, तो कंपनी अपना जो AUM है उसको काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। जनरली जो इनका गाइडेंस है, अगर आप लास्ट Q3 जो पिछले साल की है, वहाँ पे इन्होंने जो PPT शेयर की थी, वहाँ पे इन्होंने अपने गाइडेंस वगैरह के बारे में बात किया था। आप उसको देख सकते हो। बाकी ये लोग जो बात करते हैं, लगभग वही 25% पे अपने AUM को ग्रो करने की बात करते हैं। बट अगर आप इनका Q1 का भी नंबर देखोगे, इनका AUM लगभग आई थिंक 80% के आसपास ग्रो किया है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग क्यों होता है, इंटरेस्टिंग इसलिए होता है, जैसे अगर आपको समझना है फिनेंशियल्स, तो देखिए एक फिनेंशियल कंपनी है, वो ग्रो कैसे करता है। उसको उसको मार्केट से पैसा उठाना है, और उस पैसे को एज अ लोन के रूप में अपने कस्टमर्स को देना है। दिस इज द सिंपल बिजनेस मॉडल। अब पैसा आप कैसे उठा सकते हो, यू कैन रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ IPOs, और इन द फॉर्म ऑफ रेजिंग डेप्ट। तो देखिए, जब आप जनरली IPO से या फिर जो कैपिटल रेज करते हो, वो डिपेंड करता है कितने प्राइस बुक पे आप रेज कर रहे हो पैसा। तो जनरली वो जो चीज कैपिटल रेज होती है, वो आपकी डिफिकल्ट होती है। कहने का मतलब क्या, एट टाइम्स दैट मनी रेजिंग इज इक्विटी डाइल्यूटिव टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो वो मार्केट को उतना अच्छा नहीं लगता है। वहीं पे जब आप डेप्ट वगैरह से पैसे रेस करते हो, तो वो आपके उतना मतलब एक सस्ता लोन, सस्ते लोन्स के रूप में आप रेस कर लेते हो। एग्जांपल के लिए अगर आप जियो फाइनेंस को देखते हो ना, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो लगभग 7% पे आता है। तो देखिए आप कितना कम है। वैसे अगर आप पिरामल को देखोगे, तो उसका भी कुछ 8% समथिंग के आसपास आता है। तो आप उस कंटेक्स्ट में देखिए। तो अभी देखिए एसजी फिनसर्व के केस में क्या हो रहा है, एक तो पहली बात, इनका प्रोमोटर काफी अच्छा है। 1/3 इनका जो लोन बुक है वो इनके प्रोमोटर ग्रुप से आता है। इसके अलावा अगर आप बात करें कंपनी जो है, कंपनी का अगर पिछला कॉन्कॉल्स वगैरह आप देखोगे, जो Q4 या Q3 के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहां पे पाओगे इनका जो लेवरेज रेशियो है, मतलब कितना इन्होंने डेप्ट बाय इक्विटी, कितनी डेप्ट उठा रखा है, तो आप पाओगे वो नंबर था कुछ 1.5x के आसपास होगा। एग्जैक्ट नंबर आप देख सकते हो। अभी इस क्वार्टर में ये लोगों ने इसको बढ़ा के लगभग 2.2x के आसपास कर दिया है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए, अगर आपने मेरी वो जो पिछले और भी वीडियोस देखी है, तो आप पाओगे कि दो तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है कि आपको अगर अपना ROE बढ़ाना है, तो या तो आप उसको अपने ROE को एक्सपांड करके बढ़ा सकते हो, या तो अपने लेवरेज को एक्सपांड करके बढ़ा सकते हो। अब क्या होता है, जैसे अगर आप एसजी फिनसर्व जैसी कंपनियां हैं, ये लोग कभी भी अपने लेवरेज को 5x या 7x नहीं रख सकते हैं। जैसे वो बजाज फिनांस है, जैसे बजाज फिनांस अपना वो नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट EMI वाले कंसेप्ट पे अपने लेवरेज को 7x इवन 8x तक लेके गया था पहले पास्ट में। तो वो चीज़ें आपकी एसजी फिनसर्व जैसी कंपनियां ये नहीं कर सकती है। ये चीज़ आपका जैसे मान लीजिए अरमान फाइनेंसेस, ये लोग नहीं कर सकता है, बिकॉज ये लोग अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया और इस तरह से काम करते हैं, जैसे पर्सनल लोन्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें देते हैं। तो इन सभी कंपनियों को क्या है ना, अपने इसको पूरा बढ़ाने के लिए जो लेवरेज बढ़ाने की जो स्कोप है, वो एक फर्दर लिमिट तक ही होती है। अब उसी कंटेक्स्ट में अगर आप एसजी फिनसर को देखोगे ना, तो इनका जो प्रेजेंट लेवरेज है वो आपका 2.2x है। तो यहां से कंपनी अपने लेवरेज को लगभग 3 या 3x के ऊपर बढ़ाने की बात करता है। तो आपको ये दिख रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ यहाँ से फ्यूल होगा ना, वो आपका पूरा फ्यूल्ड बाई होगा डेप्ट रेस, नॉट बाई इक्विटी डाइल्यूशन और रेजिंग फर्दर Tier 1 कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। तो उस कंटेक्स्ट में आपको ये दिखता है ना कि कंपनी का जो यहाँ से 1 या 1.5 साल का ग्रोथ रेट है, वो आपका पूरा डेप्ट के वाया फ्यूल होता है। इसीलिए आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो एसजी फिनसर्व है, अभी एक गोल्डी लॉक जोन के अंदर रह रहा है, जहाँ पे इनका जो एक तरह से AUM भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनका नेट NPS, इनको 2-3 साल हो गया है काम करते हुए, लगभग 4 साढ़े 4 हजार की वो आपकी पूरे AUM बुक बना ली है इन्होंने। उसके बाद भी इनका NPS पूरा 0 है। अगर आपको इसको और पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, तो हम लोग एमरल्ड फाइनेंस को भी डिस्कस करते हैं। तो वो भी अगर आप देखोगे कुछ इस तरह के मॉडल पे काम करता है, ऑल्दो वो लोग पर्सनल लोन्स देते हैं अपने कस्टमर्स को। बट आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे आपका इतने छोटे, लगभग 100 करोड़ का भी उनका AUM बुक नहीं है। बट वहाँ पे आपको NPS आने दिखने स्टार्ट हो गए थे। वही आपको इनके केस में दिखता है, एसजी फिनसर्व के केस में दिखता है कि यहाँ पे अभी तक आपको कुछ NPS दिखा नहीं है। अब इसके बारे में कंपनी क्या कहता है, यहाँ से कंपनी वही कहता है कि ऐसा नहीं है कि कभी इनके NPS आएंगे नहीं। बट अगेन देखते हैं, जैसे जैसे इनकी साइज बड़ी होगी, तो कुछ ना कुछ NPA तो आएगा ही। कोई भी आइडियल केस नहीं है हमारे लिए। तो ये पूरा एसजी फिनसर्व के बारे में है। तो ये कुछ तो इस पूरा बिजनेस मॉडल के बारे में हो गया। अब इनके नंबर्स वगैरह को अगर आपको और समझना है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि Q1 में इनके नंबर्स कैसे आए हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत क्वार्टर में इनका ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ इनका काफी अच्छा दिख रहा है। PBT वैल्यू पे लगभग ये लोग 71 करोड़ के आसपास ग्रो किए हैं।
और जो पैट है वो आपका 53 करोड़ पे एंड हुआ है। अब देखिए, जनरली जो ये कंपनी है ना, अपना मान लीजिए हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करने की बात करता है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, कंपनी कहता है कि इनका जो पैट है या फिर जो एयूएम है लगभग वो मान लीजिए 10% हो गया, उसके आसपास ग्रो करने की बात करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं अगर इनका कुछ ग्रोथ होता भी नहीं है, तो सभी क्वार्टर फ्लैटिस रहता है, तो उसके बाद भी देखोगे ना, इनका जो क्वार्टर वन का पैट आया है वो लगभग मान लीजिए 53 करोड़ पे आया है। तो उसी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है लगभग 200 करोड़ का, करोड़ से तो ऊपर वहीं पे आ जाता है। अब अगर आप FY 26 का अगर आप पैट देखोगे लगभग 127 करोड़ था, तो वही से आपको दिखता है लगभग 80 करोड़ का जंप है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 50-60% का जो ग्रोथ रेट है वो आपको वहीं से मिल जाता है, इवन बाई डूइंग नथिंग इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। तो ये तो पहला कंटेक्स्ट हो गया। तो इसी कंटेक्स्ट में आप ये देखते हो ना कि इनका जो गाइडेंस वगैरह ये लोग देते हैं वो काफी कंजर्वेटिव होता है। अब इसी चीज में जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था वो मैंने चीजों को यहाँ पे लिख के रखा है, आप इसको पॉज करिए और आप रीड कर सकते हो। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देखते हो ना कि एसजी फिनसर्व के पास अभी यहाँ से अपने आरओई को बढ़ाने के काफी अच्छे लीवर्स हैं ऑलरेडी। अगर आप पिछला क्वार्टर्स देखते हो ना, तो इनका कुछ आरओई पहले जो था लगभग 10 के आसपास चल रहा था, वो ऑलरेडी काफी इनका बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो उसी कारण बाकी इनका जो आरओए है उसको लगभग 4.5 से 5x पे रखने की बात करते हैं। बाकी ये लोग लेवरेज बढ़ाएंगे, उसके कारण इनका आरओई बढ़ेगा। तो अगेन काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। तो इसके बेसिस पे अगर आप इनका प्रेजेंट प्राइस में बुक देखोगे ना, लगभग 2-2.5 के बीच में आता है आई थिंक। अगर आप उसका फॉरवर्ड प्राइस में बुक निकालने की कोशिश करोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 2.1 ऐसा कुछ आता है। तो अगेन आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, काफी अच्छे से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे इनका आप कॉस्ट वगैरह की कैसे कम हो रहा है उसको आप देख सकते हो। बाकी इनका एयूएम तो दिख ही रहा है, 80% के ऊपर ये लोग ग्रो कर रहे हैं। और जो FY 26 पूरा है, यहाँ पे अपने एयूएम को लगभग 5,500 करोड़ करने की बात करते हैं। और जो क्वार्टर वन इनका हुआ है, सिंस वहाँ पे लगभग 80% पे ग्रो किया है ना, तो वहीं पे ये लोग कहते हैं एक तरह से इसको बोला है कि इन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी है अपने एयूएम की, मतलब डिसबर्समेंट करके। तो उस तरह से अब बाकी ये लोग कंपनी कंपनी जो है अपना पीबीटी पे लगभग 300 करोड़ करने की बात करता है, और पैट पे ऑन द कंजर्वेटिव साइड लगभग 225 करोड़ करने की बात करते हैं। तो ये पूरा कंपनी के बारे में है। बाकी पैरामीटर्स आप यहाँ पे पॉज करके रीड कीजिए, इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसको हम लोग ट्रैक करते रहेंगे अच्छे से। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिजनेस। हाँ, बट उस पर जाने से पहले एस जी फिनसर्व का जो यहाँ विजन है ना, तो देखिए एस जी फिनसर्व का जो विजन है, यहाँ से ये लोग करना क्या चाहते हैं एक्चुअली में। तो देखिए, एक तो इनका जो प्रेजेंट मॉडल है वो पूरा आपका मान लीजिए ये जो होता है ना, फैक्टरिंग इनकम होती है ट्रेड्स में, जो आप ये बिल डिस्काउंटिंग वगैरह होती है, जो गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म है, मतलब जो आपकी इनवॉइस डिस्काउंटिंग वगैरह हो गया। फिर ये लोग क्या करते हैं, उसमें क्रॉस सेल वगैरह करते हैं, अपना जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लैब बुक है, उस तरह की चीजें करते हैं। मतलब अगर आप इनका देखोगे 2/3 ऑफ जो पूरा एयूएम है वो आपका फैक्टरिंग ट्रेड्स हो गया, एंकर्स वगैरह है उनके साथ होता है। 1/3 एयूएम इनका पूरा ये लैब बुक से आता है। अब कंपनी क्या है ना, अगर आपने पिछला कॉन कॉल देखा है इनका, तो आप पाओगे वहाँ पे ये कंपनियां बात करती है कि हम लोग यहाँ से, जैसे एएमसी बिजनेस हो गया, इन्होंने गिफ्ट सिटी में अपना बेसिकली सब्सिडरी वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से ये लोग जो बाहर की कंपनियां, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम लोग, कोई कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्टील पाइप्स बनाने की कंपनी है, ठीक है। तो वो अपना जो पाइप्स वगैरह है वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता है। तो जब वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो सोचिए कि कहीं ना कहीं से उसका सप्लायर होगा ना। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट बिजनेस भी है ना, इन सभी को भी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सभी बिजनेस को टैकल करने के लिए इन्होंने अपना सब्सिडरी वगैरह गिफ्ट सिटी में बनाने की बात की है। इसके वाया ये लोग इंश्योरेंस वगैरह का बिजनेस बिजनेस हो गया, और भी रिटेल वगैरह के बिजनेस है, वहां से जाने की बात करते हैं। तो ये जो बिजनेस है ना, ये कुछ जो इनको मॉडलिंग की जा रही है इस बिजनेस की प्रेजेंट अगर आप देखोगे, तो जैसे बजाज फिनांस था पहले, वो पहले अगर आप देखते हो कि वो जो जीरो कॉस्ट ईएमआई के वाया उन्होंने कस्टमर एक्वायर करने की स्ट्रैटेजी चालू की। फिर वो लोग कैसे अपने पूरे लोन बुक को पूरे हर तरह के सेक्टर में घुस गए और उस तरह से एक्सपांड किया है। तो उसी कंटेक्स्ट में जब आप एसजी फिंसर को देखते हो ना, तो यहाँ पे इनका जो प्रोमोटर ग्रुप है काफी स्ट्रांग है। और ये लोग भी धीरे धीरे, जैसे अभी तो ये लोग एंकरिंग वाला काम कर रहे हैं, यहाँ से कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं इनका फ्यूचर अगर ये लोग ऐसी कंटिन्यू वे में ग्रो करते रहे तो काफी एक इंपॉर्टेंट, मतलब एक काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल बन जाएगा यहाँ से आगे जाके। बट अभी तो इनका 4,000 करोड़ का ईओएम बुक है। देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे आगे बढ़ते हैं। एक देयर इज अ ह्यूज रनवे फॉर द कंपनी टू ग्रो, सो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी पूना वाला फिनकॉर्प। तो देखिए पूना वाला फिनकॉर्प भी इनका भी पास्ट देखोगे, जस्ट लाइक आपका एसजी फिनसर, पास्ट में बहुत सारी दिक्कतें थी, उस चीज़ों को ये लोग भूल चुके हैं। उस चीज़ों से आगे बढ़ के कंपनी दिख रहे हो कि लगभग 400 ब्रांचेस आई थिंक FY 26 में इन्होंने खोला था। खास कर गोल्ड लोन वाली जो ब्रांचेस है उसके ऊपर काफी फोकस था। FY 27 अगर आप इनका देखते हो ना, तो यहाँ पे भी लगभग मान लीजिए 400 ब्रांचेस खोलने की बात करते हैं। अब इस कंपनी के केस में देखोगे ना, इस कंपनी का भी जो मानिए आप जो आपका एआई वगैरह का फोकस है ना, उन चीज़ों पे काफी फोकस है। अब जब आप इस कंपनी का कॉन्कॉल्स वगैरह देखोगे ना, ये लोग एक तरह की बात करते हैं, वो चीज़ देखिए आप। तो इनका आप देखते हो, इनके पहले पर्सनल लोन्स वगैरह हुआ करते थे जहाँ पे इनकी वो दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, अपने जो बुक है, जैसे मान लीजिए ये लोग आपका एजुकेशन लोन देता है, फिर आपका व्हीकल फिनांस हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गई, हर तरह की गोल्ड लोन्स वगैरह हर तरह के बुक देते हैं।
तो उससे होती क्या है ना चीज़ें, जैसे मानिए कभी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर स्ट्रेस आता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहां से निकल के अपने जो डिसबर्समेंट है उसको बाकी सेक्टर की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। तो आप ये देखते हो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट ना वो काफी स्टेबल हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब एक जगह पे दिक्कत आई तो आप वहां से निकल के दूसरी जगह पे जा सकते हो। तो उससे आपका उनका कंसोलिडेटेड, ये मानिए आपका क्रेडिट कॉस्ट वगैरह होता है वो आपका स्टेबल रहता है। उस कारण कंपनी आप देख रहे हो इनका जो एयूएम है, पहले ये लोग आई थिंक 30 से 35% पे अपने एयूएम को ग्रो करने की बात करते हैं, और आप हर क्वार्टर में देखोगे 50 60 70% पे ये लोग ग्रो करते आ रहे हैं। तो ये पूरा आप देखिए, पूरा देखेंगे आप, आपका पूना वाला फिनकॉर्प का केस है। अब इनके बिजनेस में और क्या चीजें हो रही है, ये लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनका जो ओपेक्स टू एयूएम है वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे, इनका आरओए एक्सपांड हो रहा है, तो कंपनी कुछ उस तरह से आगे बढ़ती है। तो बाकी कुछ और पैरामीटर्स अगर हम लोग देखिए, तो इनका अगर आप ओपेक्स टू एयूएम देखोगे, इनका जो टारगेट है, अभी मान लीजिए 1.98 है, उसको और घटा घटा आगे आगे ये चीज और घट रही है। तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अगर आप इनका आरओए भी देखोगे, वो भी यहाँ से बढ़ा के लगभग 3 से 3.5x करने की बात करते हैं। और जो ओपेक्स टू यूएम है, पहले 4.06 था, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट रहा है। उसको FY 28 का जो इनका विजन है वहां पे ये लोग घटा के लगभग मान लीजिए 3 से 3.5% पे लाने की बात करते हैं। इसी चीज में अगर आप और देखोगे, बाकी इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो भी एक उसी रेंज बाउंड है। बाकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, सिंस इनका जो डिसबर्समेंट वाला बुक है, वो एक हायर यील्ड पे डिसबर्स हो रहा है, तो वहां पे आपको दिख रहा है कि निम जो है वहां पे उसका इसका भी एक्सपांशन हो रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स है। फाइनली क्रेडिट कॉस्ट है वो भी आपकी स्टेबल हो रखी है। और जो डिलिक्वेंसी मतलब जो पहले दिक्कतें वगैरह चल रही थी एसेट क्वालिटी की, तो एसेट क्वालिटी में आप एक चीज़ देखोगे ना, जितने भी आपकी सभी कंपनियां हैं, मतलब खास करके जो माइक्रो फाइनेंस हो गया या फिर जो लेंडर्स वगैरह भी हैं, सभी में ऑलमोस्ट चीज़ें इस पर्टिकुलर टाइम पर सब में एक जैसी चीज़ें, मतलब सभी में स्टेबल हो गई हैं चीज़ें। ऑल दो जो जो आईटी वाला इशू चल रहा है, वो जब हम हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी को देखेंगे तो वहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि वहाँ पे किस तरह के सिनेरियोस आगे बिल्ड हो रहे हैं। तो वो चीज़ है। बाकी अगर आप इस कंपनी का जो आरओई का गाइडेंस, अगर आप इनका आरओई देखोगे ना, वहाँ पे लोग 3.25 इस तरह से करने की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ FY 28। लेवरेज जो है वो भी अगेन आपका देखेंगे लगभग 5x पे रखने की बात करते हैं, और आरओई को लगभग 18 से 20% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो इनका क्वार्टर जब इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, वहाँ पे लगभग देखोगे आप 19% के बीच में आरओए था। अब आरओए की ट्रैजेक्टरी कैसे रहनी है, जैसे जैसे इनका जो अभी इन्होंने कैपिटल रेज वगैरह भी किया था, तो उससे इनका जो लेवरेज है वो आपका कम हो गया है। तो आपको दिख रहा है कि अभी थोड़े टाइम के लिए कंपनी अपना उस पैसे को डिप्लॉय करेगा, तो वहां से इनका लेवरेज बढ़ेगा, आरओए बढ़ेगा, उससे इनकी आरओई बढ़ेगी। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हो ना, इनका जो FY 28 का विजन है, वहाँ पे लोग अपने आरओई को लगभग 18 से 20% करने की बात करते हैं। तो अगर आप अलग अलग कंटेक्स्ट देखोगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा आप ये देख सकते हो कि इनका लेवरेज और जो इनका आरओए है वो किस तरह से रहेगा। तो FY 28 का जो इनका विजन है वो लगभग 17 से 20% के आरओए के बीच में आने की, आरओई को आने की बात है। तो आप देख रहे हो कि ये बिजनेस बिजनेस भी जो है डायरेक्शनली हर पैरामीटर में अच्छा ही कर रहा है। बट अब आप अगर आप पूना वाला फिनकॉर्प को देखते हो ना, तो ये बिजनेस जो है ना ऑलरेडी काफ़ी रेटेड हो चुका है। तो इसका जो प्राइस पे बुक है ना, वो आपको कहीं भी 3 सवा 3 के भी कम नहीं मिलता है। तो ये कंपनी को आप उस कंटेक्स्ट में देखिए, ऑल दो कंपनी अगेन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ग्लीवर्स भी जो है इनके पास काफ़ी अच्छे हैं। बस इनका जो प्राइस पे बुक है वहाँ पे आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये पूरा पूरा पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में हो गया। अब आई थिंक मेरे ख्याल से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बचा है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप जना को देखोगे ना, तो जना कंपनी जो है ये भी काफ़ी अच्छी है मतलब इन द सेंस कि इनका जो पास्ट की दिक्कतें थी, पास्ट में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, इनके क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई थी। MFI साइकिल के अंदर इनका क्रेडिट कॉस्ट सभी कंपनियों जैसा इनका भी बढ़ गया था। इनकी जो प्रोमोटर ग्रुप है वहाँ पे जो उनकी एनसीडीज है उसको सेल करना था, तो उसमें कुछ डिले हो गया था। डिले क्यों हुआ था, बिकॉज जो इनके प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी है वहाँ पे उनको ये लगा कि इनकी जो प्राइस पे बुक, मतलब कंपनी की जो प्राइस है बेसिकली स्टॉक मार्केट मार्केट में, वो काफ़ी कम थी, तो उससे वो डिले हो गया 6 महीने। तो उसी कारण जो इनके क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने इनका डाउनग्रेड कर दिया। तो उस कारण पूरे कंपनियों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उन सभी चीज़ों से कंपनियां निकली है आगे, और अभी अगर आप कंपनी को देखोगे तो सारे पैरामीटर जो है ना धीरे धीरे रिकवर होने स्टार्ट हो गए हैं। जैसा हमने लास्ट क्वार्टर में बहुत सारे बिजनेस में देखा था, अभी हमने उत्कर्ष के केस में भी देखा, वो सारी चीज़ें प्ले आउट हो रही है। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हो ना, तो उस चीज़ में जाने से पहले तो कंपनी का अभी क्या हो रहा है ना, Q4 जो गया था वहाँ पे इनका जो मतलब बेसिकली डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट आपकी होती है, कासा डिपॉजिट हो सकती है, आपकी ये टर्म डिपॉजिट हो सकती है। टर्म डिपॉजिट में क्या आता है, आपका बल्क डिपॉजिट हो सकता है, या फिर आप या मैं मेरे जैसे लोग जो आपके एफडीज वगैरह करते हैं वो वाली डिपॉजिट हो सकती है। अब बल्क डिपॉजिट कौन करता है, बल्क डिपॉजिट जनरली आपकी जो सरकार वगैरह होती है, गवर्नमेंट होती है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, वो लोग बल्क डिपॉजिट करते हैं। तो क्या हुआ Q4 के अंदर इनका एक बल्क डिपॉजिट निकल गया। उसी कारण इनका जो पूरा कासा फ्रेंचाइज है वो आपका, मतलब जो पूरी इनकी डिपॉजिट ग्रोथ है वो आपकी काफ़ी कम हो गई थी। तो वो भी एक दिक्कत आ रही थी इस कंपनी के लिए। तो अभी अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो उन सभी पैरामीटर्स में क्या चीज़ें हुई हैं, तो अगर आप इनका देखोगे उसके कारण क्या हुआ है, इनका जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है ना, जो इनका Q4 से लेके Q1 के अंदर, वो आप देखोगे ऑलमोस्ट फ्लैटिस रहा है। बट ये नंबर को देख के हमें उतना टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज अगर आप इस नंबर के पूरे डिटेल्स में जाओगे ना, तो इनका जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है इस Q1 के अंदर इन्होंने जो अपने बल्क डिपॉजिट है उसको कम किया है, और जो फोकस है इन्होंने पूरा बढ़ा के अपना
जो आपकी ये होती है ना कासा फ्रेंचाइज, उसके ऊपर लाना स्टार्ट किया है। उसी का रिजल्ट आप देख सकते हो कि इनका जो क्वार्टर 4 के अंदर कासा डिपॉजिट रेशियो है वो आपका कम हुआ था, वो आपका बढ़ के अभी 19% हो गया है। अब कंपनी FY 27 के अंदर अपने कासा डिपॉजिट को बोलता है लगभग 20% ग्रो करने की बात करते हैं। और जो पूरा डिपॉजिट ग्रोथ है ना वो आपका मान लीजिए लगभग 23 से 25% पे लाने की बात करते हैं। अब देखिए इनका क्वार्टर 1 के अंदर तो इनका डिपॉजिट फ्लैटिस आई है, तो आपको ये दिख रहा है कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी को काफी काम करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट्स को ग्रो करने के लिए। तो ये तो पहला इनका डिपॉजिट के बारे में हो गया। दूसरा, आप उसी कंटेक्स्ट में देखते हो ना, इस कंपनी जैसे हम लोग जब बैंक्स डिस्कस करते हैं तो वहाँ हम लोग सीडी रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे, इनका जो सीडी रेशियो है ना, कई सारे आप देखोगे लगभग 97-98% पे चला गया है। अब ये नंबर ऑन द फेस ऑफ इट आपको खराब लग सकता है, बिकॉज आप देखिए ना 97% के ऊपर अगर सीडी रेशियो पहुंच गया है, कहने का मतलब क्या है, कंपनी को अपनी लिक्विडिटी है उसका क्रंच आने आता हुआ दिखता है। बट जनरली जब आप स्मॉल फाइनेंस में देखते हो ना, यहाँ पे जनरली जो पैसे आप रेज करते हो वो आप जैसे मानिए ना, ये आपकी जो ये जो होती है ना कंपनी सिडबी होती है, या फिर जो जो आपकी मतलब सरकार की कंपनियां होती है उनसे पैसे रेज की जाती है, तो वो लोग जनरली उसको रीफाइनेंस कर देते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को एडजस्ट कर दोगे ना, तो उससे इनका आपको दिखेगा इनका जो सीडी रेशियो है वो आपका वेल विद इन लाइन ही है। कहने का मतलब क्या, 90% से भी कम है, 85% है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास उतनी लिक्विडिटी की इशू नहीं है। बाकी कंपनी अगर आने वाले क्वार्टर्स में अपने डिपॉजिट बुक को ऐसे ही कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाता है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज अगर आप क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 देखोगे ना, तो क्वार्टर 1 का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो आपका मान लीजिए लगभग 8 या 9% पे ग्रो किया है। बट वो आपका सस्टेनेबल नहीं है। तो उसी कंटेक्स्ट में कंपनी कहता है कि आने वाले क्वार्टर में ये लोग अपने डिपॉजिट को ग्रो करने की बात करते हैं। और उसी रिलेटेड पैरामीटर में आप देखोगे ना, कंपनी ने अपना जो बेसिकली डिपॉजिट का रेट होता है, मतलब सेविंग अकाउंट्स वगैरह जो हो गए, आपके टर्म डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो उस कारण भी दिखता है कि कंपनी में भी जो आपके कस्टमर्स वगैरह हैं वो आना शुरू करेंगे। बाकी इनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो आपका, इन्होंने आरसीबी के साथ इनका पार्टनर मतलब जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वो भी किया है। तो उसके कारण भी इनका बेसिकली ग्रोथ वहाँ से बन रहा है डिपॉजिट के अंदर। तो अच्छा है, उस पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छा ही कर रहा है। बाकी अगर आप इस कंपनी का और अगर विजन वगैरह देखोगे और क्या करना चाहते हैं, तो कंपनी का जो एम है, जैसे आप देख रहे हो ना, सभी कंपनी आपके सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में आपका जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी आपका लगभग 80% अपने सिक्योर्ड बुक को करने की बात करता है। लगभग 72% अभी इनका सिक्योर्ड बुक हो गया, जहाँ पे आपका हाउसिंग फाइनेंस हो गया, बाकी चीज़ों को देते हैं। निम अगर आप देखोगे इनका स्टेबल है। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो आप मान लीजिए वहां पे आपको उतना एडवांटेज मिलने नहीं वाला है। अब निम जो है ना वो आपका दो चीज़ों से बिलोंग कर रहा है। अब इस कंपनी में आप देख रहे हो कि एक तो आपका मान लीजिए जो आपकी अनसिक्योर्ड बुक है उसमें इन्होंने क्वार्टर उतना ग्रोथ दिखाया ही नहीं है। आई थिंक कुछ फ्लैटिस है, लगभग 1 या 2%, 2 या 3% पे ये लोग ग्रो किए हैं। तो कंपनी कहता है क्वार्टर 2 के अंदर से आपको जो आपकी अनसिक्योर्ड बुक है वहां पे आपको ग्रोथ दिखने वाला है। मेनली इनका जो ग्रोथ पूरा आने वाला है वो आपका सिक्योर्ड बुक के अंदर से आने वाला है। तो आपको ये दिख रहा है कि कंपनी के केस में जो आपका निम है वहां पे आपको फर्दर उतने एक्सपेंशन के स्कोप दिखते नहीं है। एट द सेम टाइम जो आपका कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग है वो भी कंपनी कहता है स्टेबलाइज हो गया है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग रिडक्शन के कारण आपको एडवांटेज मिलना था वो चीज़ें ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है इस कंपनी के केस में। तो जब आप इस कंपनी का पूरा FY 27 देखते हो ना, तो कंपनी बात करता है ऑन द ग्रुप लेवल लगभग 19 से 20% पे अपने AUM को ग्रो करने की बात करता है। उसी कंटेक्स्ट में ये लोग जो अपने पूरे पैट को ग्रो करने की बात करते हैं ना, वो लगभग 80% पे अपने पैट को ग्रो करने की बात करते हैं। अब ये पैट पे इतना ग्रोथ रेट आएगा कैसे? तो देखिए, पहली बात तो जो लोन बुक है, लोन बुक में जो 19 से 28% की ग्रोथ है ना वो कैसे आ रही है, वो पूरी ड्रिवन बाई होगी आपकी जो मान लीजिए ये जो कैश आपका जो मान लीजिए सिक्योर्ड बुक है ना वहां से ड्रिवन होगी। और जो अनसिक्योर्ड बुक है वो आपका 8 से 10% के आसपास ही ग्रो करने वाला है। बाकी डिपॉजिट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। आप पैट ग्रोथ कहाँ से आने वाला है? तो देखिए, आपको जो निम का एक्सपांसन है वो तो आपको मिलने नहीं वाला है उतना। वैसे अब कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है उसमें भी आपको कुछ खास एडवांटेज मिलेगा नहीं। तो बेसिकली जो पैट ग्रोथ आने वाला है ना वो आपका पूरा जो आपकी मतलब ये जो CGFMU स्कीम होती है उसके रिवर्सल के कारण आपकी जो एसेट क्वालिटी है वो आपकी इंप्रूव हुई है। उसके कारण फिर आपका जो कॉस्ट पे कंट्रोल है उसके कारण पूरा आपको पैट में ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण पूरा पैट में ग्रोथ ग्रोथ आता हुआ दिखता है। तो इस कंटेक्स्ट में देखिए, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपको अच्छा कर रहा है। बट अगेन इस सेक्टर में आप देखोगे ना, आपकी बहुत सारी और भी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे आपको निम का एक्सपेंशन मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का भी एडवांटेज मिल रहा है। तो वो सारे पैरामीटर्स पे लेके चलना है आपको। बट इन जनरल अगर आप देखोगे सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या फिर जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस, या फिर जो आपकी ये होती है ना मतलब MFI लेंडर्स होते हैं आपके, NBFCs वगैरह हैं, सब में काफी अच्छा टेलमेंट है। तो आप पूरे सेक्टर को अच्छे से ट्रैक कीजिए, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग नेम्स है यहाँ पे। तो आई होप आपको पांच या छः छः सभी बैंक्स के बारे में आपको पैरामीटर्स मिल गए होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। तो अगर आपने पूरे वीडियो को देखोगे, आप अगर हम लोग समराइज करें तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा पूना वाला फिनकॉर्प है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट वहाँ पे आपको दिखेगा वैल्यूएशंस में उतना सपोर्ट नहीं है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन काफ़ी अच्छा, एक के प्राइस पे बुक पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं अभी। बट इनका जो आपको डिपॉजिट ग्रोथ है ना उसको भी आपको लेके देखते हुए यहाँ से चलना है। और बाकी इनके पीयर्स वगैरह कैसे कर रहे हैं उस चीज़ों को आप देख के चलिए। फीडबैक फाइनेंसेस जो है अगेन वैल्यूएशंस का उतना सपोर्ट वहाँ पे मुझे दिखता नहीं है पर्सनली। तो आप उस तरह से देखिए। जियो फाइनेंस बैंक है अगेन पूरा एक मान लीजिए होल्डिंग कंपनी है, आपको एज एन इन्वेस्टर वहाँ पे कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिलने नहीं वाला है।
और कौन सी कंपनी हमने डिस्कस की है, बाकी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। पिरामल फाइनेंस अगेन वहाँ पे काफी अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज और बैलेंस शीट डी का एग्जांपल आपको वहाँ पे दिख रहा है। और एसजी फिनसर्व जो है अगेन काफी गोल्डी लॉक जोन में है। प्राइस बाय बुक जो है वो भी आपका डिसेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ रेट विथ विच दे आर ग्रोइंग। तो सारी की सारी कंपनियां अच्छा कर रहा है, आप अच्छे से ट्रैक कीजिए। विल मीट इन अनदर वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू वेरी